Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे. एक और सेट और इसमें क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट हैं और कुछ जो कॉमन होते ही हैं, बट अच्छा सेट है. अगर हम बाल विकास की बात करें, ऑनलाइन पेपर्स की बात करें, 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद. जैसे जैसे आप आते जाएं वैसे वैसे आप लाइक शेयर करते जाएं. बाकी स्पेशल उनको अलग से प्यारे उन लोगों को जो लोग आने से पहले लाइक शेयर करने की बातें कमेंट में कर देते हैं, सबको याद दिला देते हैं, है ना. इन लोगों के लिए अलग से हम एक भंडारा रखवाएंगे. और ये जो पीडीएफ वगैरह हैं ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाती हैं डेली बेसिस पर, नहीं तो कभी कभी कुछ अंतराल पर. मंडे आपके जो सीडीपी के नोट्स हैं एटलीस्ट, बाकी सब्जेक्ट्स के वादे मैं अभी नहीं कर रही हूँ, बट मंडे तक आपके सीडीपी के नोट्स तो हर हालत में मिल जाएंगे. और एक दो दिन में ही उसके, या हो सकता है मंडे ही, बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट्स आपको मिल जाएं. लगातार काम उन पे चल रहा है ना. चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई बॉल के जैसा है, बिल्कुल आपको लड्डू लगेगा, लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चंस कई आपको अटका सकते हैं अंत तक जाते जाते. तो ये जरूरी है कि आप पूरे 30 क्वेश्चंस करिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सच में अलग हैं, जैसे पूछे जाते नहीं थे. टॉपिक्स सेम है बट क्वेश्चंस पूछने का तरीका हल्का सा चेंज हुआ है इस बार ऑनलाइन में, कुछ क्वेश्चंस में एटलीस्ट. तो वो तरीके से आप वाकिफ हो जाएंगे, डिस्कस करेंगे. 93% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं. बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे कि आप आइए हम पोल में जवाब देंगे फटाफट से. चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट इंक्लूड्स, यानी बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आता है. ओनली क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी सिर्फ गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यानी गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं, या ना तो क्वालिटेटिव और ना ही क्वांटिटेटिव. इस क्वालिटेटिव को ये कैसे लिख सकता था, इसको दूसरी भाषा में यहां फंक्शनल चेंजेस लिखा जा सकता था, यानी प्रकार्यात्मक परिवर्तन लिखा जा सकता था, और क्वांटिटेटिव को स्ट्रक्चरल चेंजेस लिखा जा सकता था. ऐसे ही मुश्किल बनाया जाता है क्वेश्चंस को जब भाषा से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या जटिल बनाना हो, कंफ्यूज करना हो. तो ये हमें पता है. क्वालिटेटिव चेंजेस कौन से होते हैं, जो क्वालिटी में फंक्शन करने की जो आपकी क्षमता है उसमें चेंज. जैसे कल तक आपको जो जोक्स समझ नहीं आते थे, वो चुटकुले, वो जोक्स आज आपको समझ में आते हैं. कल तक जिन चीजों को लेकर के आप सेंसिटिव नहीं थे, जिन पे आप अच्छे से नहीं समझ पाते थे, सोच पाते थे, आज आप उन पे सोच पाते हैं. यानी क्वालिटी में चेंज है. आप इमोशनली बेहतर हो रहे हैं, आप संज्ञानात्मक रूप से बेहतर हो रहे हैं. जरूरी नहीं है उसको मापा जा सके मात्रा में कि कितने 250 ग्राम बेहतर हुए कल से, जरूरी नहीं है. लेकिन अगर आपकी समझ बढ़ी तो क्या 250 ग्राम बढ़ी, नहीं, क्वालिटी में मेजर कर सकते हैं. मतलब क्वालिटी के अनुसार ये पता लगाया जा सकता है, गुणात्मकता में पता लगाया जा सकता है. क्वांटिटेटिवली नहीं पता लगा सकते, मात्रात्मक रूप से पता नहीं लगा सकते. मात्रात्मक रूप में क्या आता है, आपके शरीर का बढ़ना, आपकी हाइट का बढ़ना, जिन चीजों को हम मेजरिंग यूनिट्स में, यूनिट्स क्या है हमारी, किलोग्राम है, इंचेस है, सेंटीमीटर है, इनमें हम माप पाए. तो विकास जो है बच्चों के पक्ष में सिर्फ गुणात्मक भी नहीं है और सिर्फ मात्रात्मक भी नहीं है, दोनों है ना. तो डेवलपमेंट क्या है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है. अगर ऑप्शन में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों नहीं होगा तो जब डेवलपमेंट की बात होगी हम क्वालिटी के साथ जाएंगे, ठीक है ना. और अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या है, ये वाला जो पार्ट है बी ऑप्शन, ये वृद्धि की बात कर रहा है. वृद्धि वो विकास का ही एक छोटा सा पक्ष है जिसमें हम सभी चीजों को माप सकते हैं. जैसे आपकी हाइट का बढ़ना, आपके नाखून का बढ़ना, आपके मोटापे का बढ़ना, आपकी ऊंचाई लंबाई, जिसको भी हम माप सकें. समझ सकते हैं आप ये बात, क्लियर है बात. क्या कह रहे हो, कोई उदय सर के बारे में कुछ पूछ रहा है. बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम, धन्यवाद अनूप. सीडीपी का बजाया गेम क्योंकि हमारे साथ है हिमांशी मेम. वाह 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 वाह, इतने क्रिएटिव लोग हमारे बीच हैं और हमें पता नहीं था आज से पहले. अपना नाम बता दीजिए. सर जी को बोलिए पेपर 2 पहले ऑनलाइन वाला कंप्लीट करा दें प्लीज. नवल वो मिक्स्ड करा रहे हैं, आई थिंक कंबाइंड करा रहे हैं ना. देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो हमें ये पता है कि ग्रोथ बी पार्ट है. अगर सिर्फ ये सी ऑप्शन नहीं होता, मान लीजिए यहां पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ का अगर ऑप्शन नहीं है, तो हम डेवलपमेंट के केस में क्वालिटी को मेजर करने पे या फंक्शन को मेजर करने पे फोकस करते हैं, और ग्रोथ के केस में क्वांटिटी. ठीक, तो नीदर जो शारीरिक पक्षों से जुड़ा हुआ परिवर्तन है उसको हम ग्रोथ कह रहे हैं, और जो बाकी पक्ष हैं उनको हम डेवलपमेंट. नीदर, ये तो गलत हो जाएगा. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर. अभी आप सभी आ चुके हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पोल में जवाब दीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स. ये आना ही है एक क्वेश्चन, चाहे सूक्ष्म पूछ ले आपसे, चाहे
फाइन पूछ ले, सूक्ष्म को ही फाइन कह रहे हैं वैसे तो, ग्रॉस मोटर को हम स्थूल गतिक कौशल कह रहे हैं। फाइन मोटर में क्या होता है, आपकी छोटी मसल्स जैसे फिंगर और आई मसल का कोऑर्डिनेशन, ठीक। और ग्रॉस मोटर यानी स्थूल गतिक कौशल, मोटर स्किल्स होती हैं चलना फिरना दौड़ना, इसमें बड़ी मसल आर्म और लेग की मसल, आर्म्स और लेग्स की मसल, जैसे वॉक करना, रनिंग, जंपिंग एंड ऑल, ठीक। तो राइटिंग बिल्कुल सही है, फाइन मोटर स्किल्स यानी हमारी फिंगर्स और हमारे आई कोऑर्डिनेशन का प्रयोग है। 94% लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं, 1 नंबर सब लेके आएंगे। जंपिंग यानी सिर्फ 1 नंबर नहीं, और भी ऐसे 1-1 नंबर। जंपिंग, रनिंग और स्विमिंग, इसमें हमारी बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। लेग्स और आर्म्स की मसल का प्रयोग है, ना कि फिंगर्स और आईज की, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्रॉस पूछा होता तो आंसर चेंज हो जाता। क्वेश्चन नंबर, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि कौन सा एक ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण नहीं है, तब भी आंसर राइटिंग ही रहता। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज करेगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द सेंसिटिव पीरियड, कल भी हमने इस पे एक क्वेश्चन किया था, यानी संवेदनशील काल की जब हम बात कर रहे हैं, संवेदनशील बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है, यानी किसको हम सेंसिटिव पीरियड कह रहे हैं, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है द ऑप्टिमल पीरियड फॉर पर्टिकुलर कैपेसिटीज टू एमर्ज इन एन इंडिविजुअल, यानी किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, यानी वो फेज है जब अगर आपके अंदर कुछ क्षमताओं का विकास होना है तो वो बहुत तेजी से होंगी, इसको हम सेंसिटिव पीरियड कह रहे हैं। जिसको हमने कल भी बात की थी, सेंसिटिव पीरियड को, इस संवेदनशील पीरियड को क्रिटिकल पीरियड भी कह सकते हैं, या फास्टेस्ट पीरियड होगा ये जिसमें कुछ चीजें डेवलप हो सकते हैं आपके अंदर, सही है। बी ऑप्शन है द डेवलपमेंट पीरियड फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ, ऐसा नहीं है कि जन्म से पहले यानी गर्भ से जन्म तक का समय जो है वो सेंसिटिव पीरियड है, नथिंग, उसके बाद भी हैं चीजें। द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अर्ली एडल्टहुड, अब ये क्या है, ये अपने आप में एडोलेसेंस की बात हो रही है। फिर आती है बात, तो यहां पे सेंसिटिव पीरियड की तो बात ही नहीं हुई। द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ सडन हार्मोनल चेंज इन एन इंडिविजुअल, ऐसा भी नहीं है। सेंसिटिव पीरियड, देखो सी कह रहे हैं 46% लोग। कौन से स्कूल के पीछे पढ़ने की हैबिट में आजकल आप हैं? कुछ बुरा भला कहा जाए आपको, शायद थोड़ी सी बुरा लगे अंदर से। देखिएगा बी ऑप्शन कहता है, सी जिसको आप कह रहे हैं 49% लोग जिनको अच्छा लग रहा है ये ऑप्शन समझते हैं। देखो सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अर्ली एडल्टहुड। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो हर एक पीरियड सेंसिटिव है। यहां सेंसिटिव से मतलब है क्रिटिकल पीरियड किसी चीज की ग्रोथ के लिए। जैसे कि जब हम बात करते हैं किस चीज की कि भाई भाषा विकास के लिए सेंसिटिव पीरियड है क्या, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, इसी को हम क्रिटिकल पीरियड कह रहे हैं भाषा विकास और सोशलाइजेशन के लिए, शारीरिक विकास के लिए भी। तो एक क्रिटिकल या सेंसिटिव पीरियड का मतलब होता है वो काल, वो समय जब आपके अंदर कुछ क्षमताएं बहुत तेजी से आ सकती हैं। यानी आप सेंसिटिव हैं एनवायरमेंट में, मान लीजिए किसी को, कोई व्यक्ति अगर बीमार था कोरोना के टाइम पे, या उसको पहले से लंग्स की दिक्कत थी या कुछ और प्रॉब्लम थी, तो वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, ज्यादा प्रोन नहीं है कोरोना पकड़ने के या बीमारी कैच करने के बजाय कि एक वो व्यक्ति जो ऑलरेडी हेल्दी है, ठीक। तो सेंसिटिव का मतलब है जब आप जल्दी से जो भी एनवायरमेंट में है उसको ग्रहण करके आगे बढ़ जाएंगे या वो चीज बर्स्ट हो जाएगी। तो द ऑप्टिमल पीरियड फॉर पर्टिकुलर कैपेसिटीज टू एमर्ज इन एन इंडिविजुअल, यानी किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण है, यानी ये वो टाइम पीरियड है जब कुछ क्षमताएं बहुत तेजी से आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं, इसको सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। ये किसी स्टेज के बारे में नहीं है, ये इन जनरल एक बात है कि वो स्टेज, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव पीरियड क्या है, अर्ली चाइल्डहुड है। अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो भी अर्ली चाइल्डहुड है। तो सेंसिटिव पीरियड का मतलब है जब बहुत तेजी से आपके अंदर विकास हो सके किन्हीं क्षमताओं का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए कारगर है क्योंकि सिलेबस बिल्कुल भी अलग नहीं है, लेवल में भी कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पीयर ग्रुप की बात हो रही है, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। पीयर ग्रुप होते हैं रफली ऑफ द सेम एज, यानी वो लोग जो लगभग आपकी ही एज के हैं, रफली ऑफ सेम एज यानी आपकी ही उम्र के। जैसे आपके दोस्त, जिन दोस्तों में आप रहते हैं वो आपका पीयर ग्रुप है। आपके क्लासमेट्स, अगर बच्चा पढ़ता है तो उसके जो क्लासमेट्स हैं वो उसका पीयर ग्रुप है। उसके नेबरहुड में कुछ बच्चे हो सकते हैं वो उसका पीयर ग्रुप कहला सकते हैं। उसके रिश्तेदारों में कुछ बच्चे हो सकते हैं जो या उसके यार हों या फिर उसके एज के हों, तो या जिन लोगों के भी साथ आप रहते हैं वो आपका पीयर ग्रुप होते हैं। जनरली स्कूल के सेंस में जो क्लासमेट्स हैं या जो आपकी एज के बच्चे हैं उनको हम पीयर ग्रुप कहते हैं, ठीक।
तो पीयर ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पता नहीं, हमें देखेंगे, अभी तो चारों ऑप्शन है हमारे सामने। डज नॉट हैव एनी रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी ऐसा कह रहा है बी ऑप्शन कि बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया में, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है कि आप समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून सीखते हैं। कोई पूछ रहा है टॉय एज 3 से 6 वर्ष, एक नंबर अगर हमें लेना है तो 3 से 6 वर्ष, ठीक। हैज अ स्मॉल बट इनसिग्निफिकेंट रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, भैया जिन बच्चों के बीच में वो रह रहा है उसके लिए इनसिग्निफिकेंट या रोल कैसे नहीं प्ले करेंगे, ये तो दोनों ही बातें सिरे से ही नकार देंगे हम। डी ऑप्शन है इज नॉट एन एजेंसी ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन, भैया प्राइमरी में आ गया परिवार तो सेकेंडरी क्यों नहीं हो सकता, पीयर सेकेंडरी में आएगा। तो हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्डहुड, यानी बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण में, यानी सबसे पहले जो वो समझ बना रहे हैं कि मैं दुनिया में आया और आसपास क्या है, परिवार है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, तो वो सब क्या है, वो प्राइमरी है। जो आपकी इमीडिएट फैमिली है वो प्राइमरी है, उसके बाद जितने भी लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा है वो सेकेंडरी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम में, अगर वो परिवार के साथ ना लिखे हो, है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अब इन क्वेश्चंस को एंजॉय करना स्टार्ट कर दीजिए, इनसे खेलना शुरू करिए, अभी इनसे डरने का समय जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जितने भी लोग मैराथन का इंतजार कर रहे हैं, जैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे उसके जस्ट बाद हम मैराथन शुरू कर देंगे और समय है हमने अपने पास। मुझे बहुत ज्यादा गट फीलिंग है, अभी तो ऑफलाइन क्लास भी 1 हफ्ते की लगेंगी आपकी, दिसंबर फर्स्ट वीक के अराउंड, दिल्ली में ही जो लोग आ सकते हैं, सेकेंड वीक तक होना चाहिए पेपर। देखिएगा, पहले आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पोल आपके सामने है, 37% लोग बी उत्तर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। सौरभ मिश्रा कह रहे हैं कि मस्त नहा के आए, आज 4 घंटे पढ़ाई है। नहीं सौरभ मिश्रा, आप नहा के आए, बट आज मैं भी नहा के आई हूँ, है ना, ठीक है। उसको वो हंस रही है वहां पे, नहीं मतलब मैं ये कहने वाली थी कि मतलब मैं आज थोड़ा सा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हूँ एनर्जी वाइज, तो वो आते हैं इधर, कोल्ड का असर कह सकते हैं। देखिए, बट कुछ लोग अपने आप अज्यूम कर लेते हैं, पहले हंसने लग जाते हैं मेरे बोलने से पहले। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्टेज इन कोहलबर्ग्स कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कौन सी अवस्था, उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। यानी कन्वेंशनल लेवल, ट्रेडिशनल लेवल, जब सोसाइटी के अनुसार बच्चे की मॉरलिटी डिसाइड हो रही है, दूसरा लेवल है। इसमें कौन सा एक सब स्टेज है, यानी इसके अंदर कौन सी एक स्टेज आती है, सेकेंड लेवल पे थर्ड और फोर्थ स्टेज होंगी 2, उनमें से कौन सी एक स्टेज यहां 4 ऑप्शंस में से है, देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज, ये तो सेकंड स्टेज है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी, उसने उसकी नोटबुक फाड़ दी, ये क्या है, टिट फॉर टैट है। वो कह रहा है कि आज मेरे साथ लंच शेयर नहीं करोगे, कल मेरे साथ, मैंने तो तुम्हारे साथ किया था अपना लंच शेयर, तुम कैसे नहीं करोगे, करना पड़ेगा। तो वो जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक। पोल वाली मैडम को दिखा दीजिए, फिरदौस कह रहे हैं, वो भी सुपर चैट करके। पोल वाली मैडम आ जाइए, हमें कोई मतलब नहीं, आप तेल लगाएं, चंपी करें, चोटी बनाएं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आपके लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप खराब दिखें, फिरदौस ने कहा आपको आना पड़ेगा। मजाक कर रही हूँ यार, आप ब्लॉग्स में देख चुके हैं, कभी और मिल लेंगे। देखिएगा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है 6th स्टेज, और यहाँ 4th और 5th स्टेज की, 3rd और 4th स्टेज की बात चल रही है, क्योंकि कन्वेंशनल लेवल में क्या आता है, 3rd और 4th स्टेज आता है, तो ये भी हट गया। मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स एंड लॉ, बताइएगा एक बार, मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स एंड लॉ, ये 5th स्टेज की बात है, जब इंडिविजुअल राइट्स की बात हो रही है कि चलिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहना चाहिए। तो डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, सोशल कंसर्न एंड कंसाइंस, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। बताइए फटाफट से बताइए। कितना, 52% लोग बी के साथ जा रहे हैं। बी क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अरे यार वो 6th स्टेज है, ऐसे भी इतना भी खतरनाक जवाब मत दो कि आंसू ही आ जाए किसी व्यक्ति के, ठीक है। बुलाएंगे, उनको भी बुलाएंगे आज, ठीक है ना। देखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एकोमोडेशन अकर्स व्हेन, यानी समायोजन कब होता है। एसिमिलेशन यानी समावेशन, और एकोमोडेशन यानी समायोजन। तो समावेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो तो एसिमिलेशन हो गया, ऐड कर लिया आपने अपने स्कीमा में। एकोमोडेशन कब आएगा, समायोजन कब आएगा,
4 ऑप्शन है आपके सामने। चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म्स देयर एक्सपीरियंस टू फिट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स, ये है एसिमुलेशन। कई लोगों को ये एकोमोडेशन लग सकता है, बट ये जो ऑप्शन है इसको ठीक से पढ़िए। बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं, लेकिन जो वर्तमान स्कीमा है अलग से नहीं बना रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग स्कीम में ही फिट कर रहे हैं। एकोमोडेशन में कभी भी एग्जिस्टिंग स्कीम में फिट नहीं किया जा सकता, प्रॉपर या तो मॉडिफिकेशन देगा। जब भी बात एग्जिस्टिंग स्कीम में ऐड करने की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो जब एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करने की बात होगी तो आंसर एसिमुलेशन होगा, ठीक है ना। वो ट्रांसफॉर्म बेशक कर लें, उसका रूप बदल लें, दैट डजंट मीन, अगर जब तक एग्जिस्टिंग स्कीमा लिख दिया है तो सिंपल बात है। बी ऑप्शन है द चिल्ड्रन मॉडिफाई देयर स्कीमास टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। ये बात हमें थोड़ी सुंदर लग रही है, बाकी लोगों को भी मॉडिफिकेशन की बात हुई है। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करेंगे और या तो नया स्कीमा बनाएंगे या फिर दुनिया को समझेंगे मॉडिफाई करके, लेकिन एग्जिस्टिंग स्कीमा में जस्ट ऐड करना एसिमुलेशन है। तो ये एकोमोडेशन लग रहा है, फिर भी देखते हैं सी ऑप्शन। द चिल्ड्रन ब्रेक डाउन देयर स्कीमास इनटू डिसकनेक्टेड चंक्स। देखिए कनेक्टेड चंक्स में ही चीजें ऑर्गेनाइज हो पाएंगी स्कीमा में, एक चीज दूसरी चीज से अगर जुड़ी हुई नहीं होगी तो स्कीमा ठीक से नहीं काम करेगा। डी ऑप्शन है द चिल्ड्रन फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स रेदर देन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं है, बच्चे मूर्त चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो बी ऑप्शन ही एकोमोडेशन के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ध्यान से जवाब दीजिएगा। क्या पूछा है समझेंगे, फटाफट से आप लोग बताएंगे। इससे पहले कि कोई और समस्या आपके सामने आए, आप लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि समस्या सामने आने से पहले खुशी खुशी लाइक शेयर यहाँ करना होता है। ऐसा हमारे यहाँ नियम कायदे कानून हम थोड़ा सा रखते हैं। खैर ये तो सब बात हुई मजाक की। आइए बताइए, देखिए फटाफट से, ये कौन है, जुनून जुनून जुनून, सीटेट का जुनून, ओहो हो रूपा, रूपा यही एनर्जी चाहिए हमें, बट पढ़ना भी है इसके साथ, आंसर करना है पोल में। सिर्फ जुनून 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 लिखोगे तो पेपर कैसे निकलेगा, हैं? पढ़ना भी तो पड़ेगा उसके लिए। मैं भी कहूँ हाँ जुनून जुनून जुनून, बस आके हम दोनों जुनून जुनून गाए यहाँ पे, कैसे काम चलेगा? पढ़ना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अगर हम बात करते हैं, अ 5 year old चाइल्ड, एक 5 साल का बच्चा है, इज शोन 16 फ्लावर्स, उसको 16 फूल दिखाए गए हैं, 4 of which are red, 4 जिसमें से जो 4 फूल हैं वो रेड हैं, 12 जो हैं वो ब्लू हैं। When a 5 year old child is asked if there are more blue flowers or flowers, the child is likely to respond that there are more blue flowers. According to Jean Piaget's theory, the reason for this is that the child is yet to master what? समझते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। बी ऑप्शन कह रहे हैं वैसे तो 47% लोग। देखिएगा, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूल दिखाए गए, जिनमें से 4 फूल जो है लाल रंग के हैं, 12 फूल जो है नीले रंग के हैं। मतलब ये बात क्लियर है कि नीले रंग के फूल ज्यादा हैं। पूछा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। मुझे लगता है कि हिंदी में इन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की है। सुमन तिवारी बिहार से, मोतिहारी से, अरे वाह बहुत बढ़िया, प्रणाम। हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी करवा दीजिए, करा देंगे सुमन। 2 सेशन मुश्किल से लगेंगे, पूरा सिलेबस हिंदी पेडागोजी का, इंग्लिश पेडागोजी का खत्म। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो ये हिंदी में मुझे जो लग रहा है फिलहाल, हिंदी में लाल और नीले फूल दोनों नहीं लिखे हैं, है ना, कि नीले फूल अधिक हैं, तो उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। तो लाल फूल यहां नहीं लिखा था, क्योंकि इंग्लिश की साइड अगर आप देखेंगे, आस्क्ड इफ देयर आर मोर ब्लू फ्लावर्स और फ्लावर्स, फ्लावर्स का मतलब हो गया टोटल फ्लावर्स जो हैं। तो इस केस में बच्चा किस चीज में समस्या का सामना कर पा रहा है? सीरिएशन में ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, प्रपोजिशनल थॉट, ये हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है, यानी वो क्लासिफाई करने में, वर्गीकरण करने में, क्योंकि चाहे वो रेड फ्लावर है चाहे ब्लू फ्लावर है, आते तो वो फ्लावर की कैटेगरी में ही है ना, तो वो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, यहाँ वर्गीकरण में समस्या है। क्योंकि ये 7 से 11 वर्ष में आता है वर्गीकरण, तो और बच्चा था 5 साल का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अ टीचर फैसिलिटेट्स द स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थ्रू पीयर इंटरेक्शन। यानी टीचर कैसे सिखा रहे हैं? पीयर इंटरेक्शन, यानी बच्चे के जो सहपाठी हैं, उसके जो दोस्त यार हैं, वो आपस में सीख रहे हैं एक दूसरे से, जहां उनको प्रॉब्लम हो रही है, और टीचर इस तरीके को अपना रहा है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से सीख पाए। बात तो सही लग रही है एकदम, कोई भी दिक्कत हमें यहाँ नहीं लग रही।
एंड स्कैफोल्डिंग, जहां जरूरत हो मदद दी जाए बच्चों को। दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन, भैया पीयर आ गया यानी सोसाइटी, ग्रुप में सीखना मतलब वाइगॉस्की की बात हो रही है, स्कैफोल्डिंग मतलब वाइगॉस्की की बात हो रही है। तो आंख बंद करके आंसर देंगे आप बिल्कुल 82% लोग, लेव वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच। और तो कोई यहां बन ही नहीं सकता, ना कोहलबर्ग, ना पियाजे, ना गार्डनर, किसी ने बात नहीं की। जब बात ग्रुप लर्निंग की और स्कैफोल्डिंग की आएगी तो ये तो कीवर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, पियाजे के या वाइगॉस्की के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग कीवर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है करिकुलर गोल्स इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहती है? बच्चे को एक्टिव रख के मीनिंगफुली सिखाओ, यानी बच्चे का सक्रिय होना जरूरी है। प्रगतिशील शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डुई को याद कीजिए, जो कहते हैं बच्चा क्या है? क्रिएटिव है बाय नेचर, क्यूरियस है और सीखने की यानी लर्निंग की क्षमता रखता है, CCL कह रहे हैं हम। तो रटने की तो बात करेगा ही नहीं वो व्यक्ति जो एक्टिव रखने की बात कर रहा है। कंफॉर्मिटी टू अथॉरिटी, यानी जो सत्ता है, मान लीजिए टीचर है तो बस हाँ उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, ऐसा भी नहीं होगा। रिकॉल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ यहां बच्चा एक्टिव होगा, जहां बच्चा सोच रहा है यानी बच्चा एक्टिव है। आलोचनात्मक चिंतन, इसमें वो एक्टिव है, सोचने में मजबूर है, लेकिन रिकॉल और ड्रिल में तो रट्टाफिकेशन लगेगा। तो सी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है जो 73% लोग ही दे पा रहे हैं, जबकि सबको देना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो सी ऑप्शन, जो बच्चा जहां एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है पेडागोजी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई? अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट कॉम्प्लेक्स इनर फीलिंग्स एंड टू यूज देम टू गाइड वंस ओन बिहेवियर। देखिए आपके सीटेट में पहले तो फिर भी जब पुराने टाइम की बात करें तो एक आध क्वेश्चन इधर उधर से इंटेलिजेंस का दे देता था, अब तो सिर्फ गार्डनर का ही क्वेश्चन आता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? इंटेलिजेंस की। ठीक है संध्या सिन्हा जी, बताइए फटाफट से। 57% लोग। और गार्डनर ने क्या बताया? बुद्धि एक प्रकार की नहीं कई प्रकार की होती है, आप बच्चों को कई प्रकार से सिखा सकते हो, IQ इंपॉर्टेंट नहीं है, और यही सब बातें गार्डनर ने की हैं। Which of the following refers to the ability to discriminate complex inner feelings, यानी जटिल आंतरिक भावनाएं जो आपके अंदर हैं, कि 1 मिनट में आप इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, खुश हो जा रहे हैं, खुश हैं तो पूरी तरह से खुश नहीं है, दुखी हैं तो ज्यादा ही दुखी हैं, या उसमें भी कुछ ना कुछ बहानेबाजी है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स इनर फीलिंग्स है, यानी जो हमारी भावनाएं हैं, उनका जो स्वरूप है वो क्या है? जटिल है, इतनी ईजी नहीं समझने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति कॉम्प्लेक्स इनर फीलिंग्स को समझ पाता है और उनको यूज कर पाता है टू गाइड वंस ओन बिहेवियर, यानी खुद के ही व्यवहार को गाइड करने के लिए, वो अपनी भावनाओं को समझ पाता है कि यार ये मन तो पागल बना रहा है, चुपचाप से काम पे लग जाते हैं, पेपर है 4 दिन बाद, या आपको कैसा महसूस हो रहा है इस पे आप खुद को समझ पा रहे हैं। इंट्रापर्सनल, जब सेल्फ की बात हो रही है, खुद की भावनाओं की बात हो रही है ना, तो इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जब अदर्स की बात होती है, बस इतना ही अंतर है इन दोनों में। अगर दूसरों की बात हो तो इंटरपर्सनल, इंटरस्टेट, इंटरनेशनल। क्या है ये? इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक, लेकिन इंट्रा मतलब अंत है, स्वयं में जानना। ठीक, बुद्धा जो है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं, गौतम बुद्ध और भी इस तरह के लोग जिन्होंने खुद को समझने में मास्टरी हासिल की एक तरह से। फिलोसफर्स हो सकते हैं इसमें, जो लाइफ को समझने में, खुद को समझने में अच्छे होते हैं जो लोग। लिंग्विस्टिक में तो जो भाषिक बुद्धि जिनकी अच्छी है, जिनकी भाषा पे पकड़ अच्छी है। नेचुरलिस्टिक में गार्डनर वगैरह आ जाएंगे जो गार्डनिंग या फार्मिंग करते हैं। तो बी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। आपका फेवरेट क्वेश्चन जो इस बार सीटेट में आपको देखने मिलने ही वाला है, असर्शन और स्टेटमेंट के क्वेश्चन इन्होंने भरपूर दिए हैं। उत्सव कुमार कह रहे हैं ईस्ट और बेस्ट, मैडम इज द बेस्ट। ऐसा लगता है ये नारे नहीं लगाते लोग, वैसे वाली फीलिंग आती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा हमें, है ना। बेस्ट नहीं, यूनिक कहिए। देखिए कौन है ये? NB क्रिएटर। अच्छा चलिए जवाब दीजिए पोल में, ये बातें चलती रहेंगी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो एक क्या है? स्टेटमेंट है और उसका दूसरा रीजन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ प्रिंट रिच एनवायरमेंट इन क्लासरूम, यानी कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ऐसी क्लासरूम होनी चाहिए जहां चारों तरफ कहीं चार्ट लगे हुए हैं, कहीं कुछ और लगा हुआ है, यानी प्रिंट है, बच्चे आसपास से देख करके सीख सकते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। तो इसका रीजन क्या दिया है? कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट। कॉन्ड्यूसिव का मतलब है सुगम वातावरण, बहुत ही अच्छा वातावरण बच्चे के लिए, फेवरेबल एनवायरमेंट। कॉन्ड्यूसिव वर्ड बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है आपके एग्जाम के लिए। तो कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट प्लेज अ मीनिंगफुल रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास में जो सुगम वातावरण है, पॉजिटिव माहौल है, या बच्चे के लिए जो हेल्पफुल है, रिसोर्सफुल माहौल है, वो हेल्प करेगा, एनवायरमेंट का फर्क पड़ेगा। तो ये बात भी सही थी कि प्रिंट रिच होना चाहिए एनवायरमेंट को, लर्निंग बेहतर होगी और इससे मीनिंगफुल लर्निंग होगी। सही बात है, ये तो लैंग्वेज में भी हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आता ही है हर बार के प्रिंट रिच एनवायरमेंट होना चाहिए। तो दोनों ही बातें सही है, हमें बाकी ऑप्शन देखने ही क्यों है। तो आपका इन चारों ऑप्शन से ज्यादा ध्यान इन दोनों को समझने पर होना चाहिए, आप सही उत्तर तक अपने आप पहुंच जाएंगे। 80% लोग हालांकि सही जवाब दे पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, ज्यादा ही आगे बढ़ गए हम, कई बार ज्यादा भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए जीवन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा पोल में।
क्वेश्चन नंबर 12 है द टर्म डैश रेफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस यानी जैविक अंतर, वेयर एज डैश रेफर्स टू ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स दैट अ पर्टिकुलर कल्चर डीम्स एप्रोप्रिएट फॉर मैन एंड वुमेन। यानी डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। यानी जो दूसरे वाला फिल द ब्लैंक है वो है जिसको समाज मानता है कि ये महिलाओं और पुरुषों के लिए होनी चाहिए ये चीजें। याद आ रहा है कुछ? और जो पहले वाला फिल इन द ब्लैंक है वो जैविक अंतर की बात कर रहा है कि हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं या हेरिडेटरी डिफरेंसेस हैं वो महिलाओं और पुरुषों की बात कर रहे हैं। तो जैविक यानी बायोलॉजिकल की जब हमारी बात होगी कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है या महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं लेकिन महिलाएं ही खाना बनाती हैं, ये क्या हुआ? ये समाज ने बना दिया, ये जेंडर रोल हो गया। लेकिन महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, ये क्या है? बायोलॉजिकल डिफरेंस है हमारे अंदर का। तो ये क्या हुआ? बायोलॉजिकल डिफरेंस क्या है? सेक्स। तो सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंस वेयर एज जेंडर रेफर्स टू सोशल कंस्ट्रक्ट यानी समाज के द्वारा निर्मित एक संरचना है जिसमें हम महिलाओं के लिए क्या अप्रोप्रिएट रोल्स होंगे, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए, पुरुषों को क्या करना चाहिए, ये चीजें हम कह रहे हैं। तो ए ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर हमें यहां दिखाई पड़ रहा है। 72% लोग सही दे रहे हैं। लिंग और जेंडर, अब तो ये आपकी किस्मत अच्छी है यही कहेंगे अगर कोई ऐसी चीज होती है कि लिंग और जेंडर लिख भी रहे हैं, अदरवाइज दोनों को हिंदी में लिंग ही लिखा जाता है। तो आपको इंग्लिश में जरूर देखना चाहिए एक बार, ये पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअलिटी, जेंडर, सेक्स, नथिंग। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगर ये उल्टा क्वेश्चन दिया होता, अगर ये वाली लाइन पहले दे देती तो जेंडर ऊपर आ जाता और बायोलॉजिकल के साथ सेक्स जाएगा। तो बायोलॉजिकल जो संरचना है उसको हम सेक्स कह रहे हैं, जेंडर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाई गई संरचना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। बड़ा सा क्वेश्चन है बट आप डरेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। 26,700 लोग हैं, एक भी व्यक्ति डरेगा नहीं, और जो डरेगा नहीं वो लाइक करेगा। इतनी वाहियात बातें मैं करने लगी हूं, 10,000 लोगों ने लाइक किया, 16,000 लोग कहाँ हैं? तो सेशन में मजा नहीं आ रहा उनको, या बहुत ज्यादा सीरियस हो गए पेपर को लेके। अभी तो डेट्स भी नहीं आई। बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा, यानी कौन सा एक सही स्टेटमेंट है मल्टी कल्चरल क्लासरूम के लिए। मल्टी कल्चरल यानी जहां अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, किसी घर में कोई त्योहार मनाया जाता है, किसी घर में कोई भाषा बोली जाती है, यानी कई सारे कल्चर हैं। बहु सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में कौन सा एक स्टेटमेंट सही होगा जो सबका ध्यान रखे, जो सबको केटर करे, जो सबको एक्सेप्टेड और इमोशनली सेफ फील कराए? पहला ऑप्शन है स्कूल शुड एडमिट ओनली दोज स्टूडेंट्स हु कैन कम्युनिकेट इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन द क्लासरूम। यानी स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा का संवाद कर सकें। यानी एक इंग्लिश मीडियम अगर स्कूल है तो उन्हीं बच्चों का एडमिशन करे जिनको पहले से इंग्लिश आती है। ये एकदम खराब तरीका है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अगेंस्ट है। करा देंगे लैंग्वेज 1 और 2, मैथ्स पेडागोजी की भी एक क्लास ले लेंगे। गुलाब, नाम ही आपका गुलाब कुमार यादव है, बहुत बढ़िया। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन की जगह सेग्रीगेट कर रहे हैं कि उन्हीं बच्चों को एडमिट करेंगे जहां जो उनको स्कूल की भाषा बोलनी आती होगी। बी ऑप्शन है टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज व्हिच दे आर कंफर्टेबल टू स्पीक। बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चे को मदर टंग में आप बोलने देंगे, एमटी कह रहे हैं जिसको हम मातृभाषा का प्रयोग करने देंगे, भाषा ही तो है, सीख जाएगा। तो शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें वो आसानी महसूस करें, जिसमें वो अभिव्यक्त कर पाए जो उनकी मदर टंग है। पहले बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। भाई लैंग्वेज का मुख्य फंक्शन है क्या कि हम अपनी बात कह पाए और सामने वाला समझ पाए। तो बच्चा पहले अपने आप को एक्सप्रेस तो करने लग जाए फ्रीली, बाद में सीख जाएगा दूसरी भाषा भी। सी ऑप्शन है टीचर शुड पेनलाइज दोज स्टूडेंट्स हु कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज अदर देन द स्पेसिफाइड मीडियम। यानी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, ऐसे भी स्कूल्स हैं देश भर में। हालांकि अब ये थोड़ा सा इसको लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मानेंगे, जो पॉलिसीज कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, बट ऐसे भी स्कूल हैं जो क्या कह रहे हैं, पेनलाइज करेंगे, यानी बच्चे पे फाइन लगा देंगे। अगर अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है और आपने हिंदी बोली तो 5 रुपए फाइन। ये क्या है? ये गलत है। वेस्ट बंगाल से सीटेट पहली बार देने जा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी क्लास करके, अभी तो कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत बढ़िया। इसके जासी सीजी टेट का भी आई थिंक रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोगों की अच्छी अच्छी विशेष आ रही हैं, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। डी ऑप्शन है असेसमेंट शुड ओनली बी डन इन दी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड बाय स्कूल। यानी आकलन सिर्फ उसी भाषा में होगा जिसको स्कूल सही माने। ऐसा नहीं है, आपको हर एक बच्चे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी वो क्लास चल पाएगी, क्योंकि कई सारे कल्चर के बच्चे हैं। बी ऑप्शन, कोई रोबोट्स तो है नहीं कि बस एक ही तरह के बच्चे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए और जवाब दीजिए पोल में, ठीक है जी। सोशल साइंस तो नहीं करेंगे यार हम कंचन। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी मानकीकृत परीक्षण,
मानकीकृत परीक्षण क्या है, जैसे सीटेट क्या है, मानकीकृत परीक्षण है, लेकिन आप स्कूल में एक टीचर मेड वीकली टेस्ट दे रहे हैं, वो एक टीचर मेड टेस्ट है, वो कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है। तो मानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं, बड़ी पॉपुलेशन देती है, मान लीजिए 10 लाख लोग, 20 लाख लोग एक साथ दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम है, क्लास 12th बोर्ड का एग्जाम है, 5वीं क्लास को तो मानकीकृत नहीं मानते हम। तो ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं जो बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनते हैं, जिनके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे ये वैलिड होते हैं, इसके अलावा ये क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, इस तरह की इनमें चीजें होती हैं, इनको भी समझेंगे क्या है, आएगा समय। करेबल ऐप से लैपटॉप पर मॉक नहीं दे सकते क्या, क्योंकि मुझे सिर्फ लाइव क्लास और वीओडी ही शो हो रहा है लैपटॉप पे, जबकि फोन में सब शो करता है। विश्वकर्मा, ये मैं एक बार टीम से डिस्कस करके बता पाऊंगी आपको, या आप एक बार कॉल कर लीजिए, जो हेल्पलाइन नंबर है। देखिएगा, तो मानकीकृत परीक्षण की जब हम बात करें तो उसके संदर्भ में कौन सी बात सही है, प्रॉम्प्ट्स डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं कोई बढ़ावा मिल रहा, सभी के लिए एक जैसा पेपर आएगा, 10 लाख के 10 लाख लोग, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को सॉल्व करना है। बी ऑप्शन है, आर बेस्ड ऑन रिजिड स्ट्रक्चर्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये बात सही है कि परिवर्तन है ही नहीं, सभी के लिए सेम है, सभी के लिए सेम है मतलब डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात ही नहीं हो रही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यहां ध्यान में नहीं रखा जा रहा है कि हर बच्चे का सेम तरीका नहीं होगा कि हर बच्चा सुंदर सुंदर लिख के आ जाए पेपर में, कुछ तो ऐसे भी होंगे ना उनको आता होगा बट शायद वो पेपर में उतने अच्छे से रिप्रेजेंट ना कर पाए खुद को। ठीक है, हम लोग हैं 27,000 लोग। अब देखते हैं सी ऑप्शन, एम्प्लॉय मल्टीपल मेथड्स ऑन नीड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स, ऐसा होता नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता कि सबकी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि एक ही पेपर है, सबके लिए बना है। एक्नॉलेज वन साइज फिट्स ऑल वाली बात है यहां पे, एक्नॉलेज दैट ईच इंडिविजुअल्स लर्न एट अ डिफरेंट पेस, ऐसा होता तो फिर अलग अलग टेस्ट बनते ना, सबके लिए सेम टेस्ट क्यों बनाते। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है कि ये रिजिड स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान इनमें नहीं रखा जाता, तभी सबके लिए एक जैसे बनते हैं, अदरवाइज तो इनमें अंतर पाए जाने चाहिए थे। भाई जरूरी नहीं हर बच्चा लिख के बताए, किसी से आप मॉरली टेस्ट ले लो, बट नहीं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये सही बात है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, हाफ जो सेट है वो हम पूरा करते हैं, 15 क्वेश्चन और हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। एक चीज है असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरी चीज है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तीसरी चीज है असेसमेंट एज लर्निंग। इन भी होता है, एट भी होता है, बट वो काम के नहीं है। तो 3 है, इनको अभी हम समझ लेंगे ताकि 1 मिनट में आपकी जो कंफ्यूजन है वो नदारद हो जाए, गायब हो जाए। फ्रॉइड का इड ईगो सुपर ईगो एक्सप्लेन कर दीजिए, मैंने चैनल पे कराया हुआ है, एक बार पुरानी वीडियो है, सर्च कर लीजिए, पूछता नहीं है पेपर में। सीटेट के लिए इड ईगो और सुपर ईगो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी खतरनाक खतरनाक लोग हैं, एक्शन रिसर्च से लेके पता नहीं क्या क्या पढ़ने को तैयार हैं सीटेट के लिए। सिलेबस भी देख लो चाचा एक बार, प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लो एक बार, है ना। कुछ तो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनसे शायद ही, मतलब अगर पहली बात तो ये वाले टॉपिक तो है नहीं, जैसे लर्निंग की कुछ थियरीज हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन कभी आ गया, अदरवाइज लर्निंग थियरीज आपको डीपली पढ़नी ही नहीं है। अब आप बैठ के स्किनर और पैवलोव पढ़ रहे हैं, थॉर्नडाइक का कुछ सेक्शन पढ़ना होता है वो भी, तो वहां फिर आप फंस जाएंगे, उन्हीं को पढ़ते रह जाएंगे फिर। 360 टीचर ऑफ द वर्ल्ड, अरे 360 डिग्री, ओके, धन्यवाद राजेश जी। चलिए देखिए, आपका मतलब है वर्सेटाइल। देखिए अगर हम बात करते हैं, बी ऑप्शन कह रहे हैं 84% लोग, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन। अभी जो यहां आप पोल में जवाब दे रहे हैं ये सीखने के लिए आकलन है, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई मार्कशीट बन गई है यहाँ पे कि इतने टेस्ट में नंबर आए थे आपके, अब यही है आपकी सीटेट की फाइनल मार्कशीट, नहीं। अभी इसमें इंप्रूवमेंट संभव है, आप अच्छे से सीख जाएं, इसलिए अभी हम आकलन कर रहे हैं, इसलिए आप टेस्ट में बता रहे हैं कि 83% लोग इतने आंसर दे पा रहे हैं, ताकि आपको फीडबैक मिले कि आप कैसे सीख रहे हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग फीडबैक के लिए होता है और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग होगा, जब टीचिंग लर्निंग हो रही होगी उसी दौरान होगा। तो ओनली वंस अ ईयर तो फिर फॉर लर्निंग नहीं होता, ऑफ लर्निंग होता है। जैसे बोर्ड के एग्जाम हो गए, एक बार हुए, या सीटेट का एग्जाम हो जाएगा, ऑफ लर्निंग हो गया, कितने % आया वही हमेशा के लिए सेट है, जज कर लिया आपको। रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चिल्ड्रंस कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रेस, ये बात सही है कि बच्चों के संप्रत्ति में बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण डेली बेसिस पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग आप फीडबैक ले रहे हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, इसीलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग कह रहे हैं कि हम आकलन इसलिए कर रहे हैं, टेस्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि हम बच्चे को जांच सके, उसकी लर्निंग आगे बेहतर हो सके। स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो ऑफ लर्निंग का ही पार्ट है, क्विज बेस्ड ओनली ऑन रिकॉल। अब ये भी जैसे ये आपका रिकॉल बेस्ड है तो इसको भी हम ऑफ लर्निंग ही मानेंगे, इसको भी कोई बहुत अच्छा फॉर लर्निंग नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहां सही है। एक बार ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग एज लर्निंग को थोड़ा सा, अच्छा ये आज हमारी क्लास हुई थी, थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, कितना सुंदर क्यूब बनाया, मुझे तो कई बार खुद की ड्राइंग पे शक हो जाता है कि मैं इतना सुंदर कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ।
देख रहे हो, अपनी ही तारीफों में मग्न हूं मैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कोई तो कुछ तो कमेंट कर रहा है, 1 मिनट रुको। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं असेसमेंट का मतलब होता है आकलन, जो टेस्ट ले रहे हैं आप, जांच रहे हैं किसी को। ठीक, असेसमेंट किसका हिस्सा है? इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन एक बड़ी प्रक्रिया है, इवैल्यूएशन का जस्ट एक हिस्सा मात्र है आकलन, मूल्यांकन का एक हिस्सा है आकलन। ठीक, अब इसमें 3 चीजें हमें अभी के लिए जाननी है एटलीस्ट। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है जी, यानी सीखने के लिए आकलन। फॉर का मतलब तो यही होता है ना, के लिए। ऑफ मतलब सीखने का आकलन, और सीखने के साथ आकलन। आसान भाषा में ऐसे ही समझेंगे इसको। यहां पे एक सिंपल चीज है, फॉर लर्निंग का मतलब है एक तो ये फीडबैक के लिए होगा कि आपको फीडबैक मिल जाए, प्रतिपुष्टि हो जाए कि बच्चा कैसे सीख रहा है, इसके बारे में टीचर के पास एक फीडबैक हो। ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग होगा। ड्यूरिंग TL यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब चल रही होगी, क्लास चल रही है, आप अभी जवाब दे रहे हैं पोल में, क्यों? क्योंकि फीडबैक मिलेगा, जानने को मिलेगा गलती कहां हो रही है और कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ड्यूरिंग द प्रोसेस हो रहा है और फीडबैक के लिए होगा, ये क्रिएटिव भी होता है कई बार, रचनात्मक कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं? रचनात्मक आकलन, यानी फॉर्मेटिव टेस्ट में आता है ये फॉर लर्निंग जो है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA बोलते हैं ना वो 4 बार जो होते हैं, FA1 FA2, अभी तो टर्म में चेंज कर दिया इन्होंने। ऑफ लर्निंग क्या है? ये फीडबैक नहीं, ये जजमेंट के लिए होगा। किसके लिए? जजमेंट के लिए। भैया इतने % मार्क्स आ गए, अब सीटेट में जितने आ गए आ गए, यहां आज जितने आ गए उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन सीटेट की मार्कशीट में थोड़ी चेंज कर दोगे। तो ये जजमेंट के लिए होगा। ड्यूरिंग नहीं है, बाद में होगा। जनरली देखा जाता है एट द एंड। ठीक, एंड में होगा। दूसरा ये समेटिव यानी योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट का पार्ट है, एसए का पार्ट है, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम्स। फॉर्मेटिव जो है ये रचनात्मक होता है। एज लर्निंग है जब बच्चा सेल्फ असेसमेंट करे, यानी खुद का ही आकलन। और पीयर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट यानी उसके साथी उसका आकलन कर रहे हैं या वो खुद का आकलन कर रहा है। जैसे 4 बच्चे हैं, एक दूसरे को उन्होंने अपनी नोटबुक दे दी टेस्ट करने के बाद और कहा एक दूसरे की नोटबुक हम चेक करेंगे, तो वो एज लर्निंग है, सीखने के साथ आकलन है। आप खुद कर रहे हैं अपना आकलन या आपके दोस्त तैयार कर रहे हैं। ठीक, अब हम बात करें तो ये फॉर्मेटिव है, फॉर भी, ये भी फॉर्मेटिव है, ये समेटिव का हिस्सा है, एसए का पार्ट है। ऑफ लर्निंग क्योंकि लर्निंग के बाद होगा ये और जजमेंट के लिए होगा। सिंपल बात है, ये छोटी छोटी बातें अगर इनको आप ध्यान रख लेते हैं आपके पेपर में गलतियां नहीं होंगी। ठीक, इंस्टीट्यूट गलत हो गया या कोई भी गलती अगर आपके पेपर में हो, ये इसमें सीटेट फॉर्म में हो गई, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, 28 तारीख से आप करेक्शन कर पाएंगे अगर फीस भर दी है तो। चलें आगे बढ़ें, समझें कुछ और चीजें। तो आंसर क्या हुआ? रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चिल्ड्रंस कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रेस डेली बेसिस पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो फॉर लर्निंग है। ऑफ लर्निंग क्या है? एग्जाम्स ओनली वंस अ ईयर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा और जवाब दीजिएगा पोल में, बताइएगा एक बार। आपने आपके क्लास से अपने सपनों को मूर्त रूप देने में लगा हुआ हूं। बहुत ही बढ़िया अमन राज यादव, है ना। अमूर्त होते हैं सपने, बट हम मूर्त रूप कब देंगे? हम जब उनको साकार करेंगे। ठीक है ना, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स में हमेशा कंफ्यूजन होती है, अलग अलग थियोरी में। मुन्ना कह रहे हैं अभी मैराथन सेशंस आने वाले हैं, ये सारी कंफ्यूजन बचा के रखिए। और लेकिन लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं बचा के रखना है, वो करते रहना है ताकि शेयर तो एटलीस्ट जो लोग पढ़ रहे हैं और घबराए हुए उन तक बात पहुंचे। A teacher often encourages her students to describe the process which they used in solving a mathematical problem. यानी एक टीचर है जो एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है अपने बच्चों को कि वो प्रोसेस को डिस्क्राइब करें। कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर उन्होंने सॉल्व की है तो उसमें क्या प्रक्रिया लगी, क्या स्टेप्स लगे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिस स्ट्रेटेजी इज व्हाट? बताइए जरा, क्या है ये स्ट्रेटेजी? जवाब दीजिए, जवाब, जनता जवाब चाहती है। नाम ले लो, लव फ्रॉम बिहार। अभी मनाली से हूँ, आपकी वजह से CDP बहुत अच्छी हो गई है, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी करवा देंगे, जियाउल हक करा देंगे। मनाली से याद आया, हमारे कुछ लर्नर्स मिले थे मनाली मॉल रूट पे, बहुत मजा आया था। खैर देखिएगा, लर्नर्स क्या, उनमें से कुछ लोग तो कार्यरत ही थे, पढ़ा रहे थे स्कूल्स में गवर्नमेंट, देखिएगा, और 3-4 लोग थे वो शायद। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, अब एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है कि उनको पहुंचना है, प्रोसेस पे फोकस है कि वो किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचे।
तो ये मीनिंगलेस है भैया। बच्चा एक्टिव है और जहां बच्चा एक्टिव है वो मीनिंगलेस बिल्कुल नहीं हो सकता। बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का सृजन कर रहा है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज को, तो मीनिंगलेस नहीं है। शुड बी यूज्ड रेयरली, क्यों भाई? इसको तो आप बार बार यूज कराओ ताकि बच्चा एक्टिव रहे। कैन डिसरप्ट पेस ऑफ लर्निंग, क्यों? इससे क्या बाधित होगी गति? इससे तो बेहतर होगी गति बच्चे की सीखने की। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, बच्चे के खुद के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज और स्किल्स बेहतर होंगी, वो खुद आंसर तक पहुंच पाएगा। डी ऑप्शन 86% लोग सही उत्तर दे भी पा रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंक्लूसिव एजुकेशन की। और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। मेंटेन्स एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स विद, यानी समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है, यानी किन बच्चों के लिए होती है। क्या आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन किन बच्चों के लिए है, ये पूछा है। आप आंसर दीजिए। हम सर कह रहे हैं निशा मैम के लिए एक छोटी लाइन। ओ हो। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आजकल निशा को बहुत दुआएं मिल रही हैं। हम सर बहुत बड़ी लाइंस लिखी हैं आपने। अब हम फोकस थोड़ा पढ़ने पे कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इतने क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आजकल कुछ लोग तो, कि हम सारे सुपर चैट भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम नॉर्मल कमेंट्स तो छोड़ ही दीजिए, कोशिश करते हैं बट पढ़ने की। डी ऑप्शन है, 68% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन से विद्यार्थी आते हैं, ये पूछा है। गिफ्टेड बच्चा भी आएगा जिसका आईक्यू जो है 140 प्लस है, 130 प्लस है एटलीस्ट, बिल्कुल आएगा। ऑटिस्टिक बच्चा जिसको सीखने में दिक्कत है या वो आइसोलेटेड रहना पसंद करता है, सोशली ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, वो भी आएगा। एक लर्निंग डिसऑर्डर वाला बच्चा भी आएगा, किसी को डिसलेक्सिया है, कुछ और है, कोई और डिसऑर्डर है। इंटेलेक्चुअली चैलेंज मतलब जिसको मेंटली रिटार्डेड तो आजकल नहीं कहते हम, इंटेलेक्चुअली चैलेंज ही कहते हैं, तो एमआर वाला बच्चा भी यहाँ आएगा। क्योंकि इंक्लूसिव का मतलब ही एजुकेशन फॉर ऑल, हर तरह के बच्चे के लिए शिक्षा। तो 4 जो ऑप्शन है जहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वही सही है, डी ऑप्शन। इसमें भी कंफ्यूजन है कुछ लोगों को, 66% लोग ही सही उत्तर दे रहे हैं। देखिए सिंपल बात है, 2 ही तरह के बच्चे हैं अगर आप कैटेगरी में विभाजित करना चाहेंगे। एक बच्चा है एवरेज बच्चा, जिसको आप नॉर्मल कह दे रहे हैं, है ना। स्टूडेंट्स को अगर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो एक है नॉर्मल। इस नॉर्मल बच्चे को क्या है, हम एवरेज चाइल्ड भी कह रहे हैं, जो औसत है, एवरेज चिल्ड्रन। दूसरे हैं एक्सेप्शनल कह लीजिए आप इनको, या स्पेशल बच्चा कह लीजिए। स्पेशल से मतलब हम जनरली तो यही निकालते हैं कि कोई समस्या ही होगी, बट ये स्पेशल में जो गिफ्टेड है वो भी एक्सेप्शनल कैटेगरी में ही है, वो भी नॉर्मल में नहीं आएगा। नॉर्मल में एवरेज को रखा है हमने, ठीक। उसके अलावा जो जितने भी हैं सब स्पेशली एक्सेप्शनल में चले जाएंगे। तो सारे बच्चे, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, चाहे एक्सेप्शनल है, चाहे कोई समस्या है, एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा, तो इसलिए चारों ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और पोल में जवाब दीजिएगा। देखिएगा, जवाब दीजिएगा। मस्त आंसर दे रहे हैं आप लोग। अच्छा, भी इसमें और अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैंने देखा था इस सेट को एक बार, तो मेरी नजर पड़ी थी कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें थे। देखिएगा, गायब हो गए हो तो बात अलग है, बट मेरी नजर में थे। अ कंडीशन इन विच अ चाइल्ड फ्रिक्वेंटली ओमिट्स सब्स्टिट्यूट्स और रिवर्सेस द लेटर्स एंड वर्ड व्हाइल रीडिंग इज कॉल्ड, यानी बच्चा कुछ शब्द छोड़ देता है, कुछ लेटर्स छोड़ देता है। जैसे बेड में क्या छोड़ दिया उसने, इसमें तो खैर कुछ छोड़ने का नहीं है, या तो रिवर्स कर दिया, बैड को डेड कर दिया उसने, है ना, रिवर्स कर दिया। या कोई लेटर था, मान लीजिए कोई और, न्यूट्रिशन एक वर्ड मान लेते हैं, अब यहाँ पे न्यूट्रिशन में वो आई और ओ गायब हो गया उससे, मतलब ओमिट कर देता है, यानी कुछ अक्षर जो है वो पढ़ते समय छोड़ देता है। या फिर और ऐसा भी हो सकता है कई बार शब्द भी छोड़ दे और उसको रिवर्स करने की भी आदत है। बी और डी में अंतर करने में दिक्कत होगी, रिवर्स कर देता है। 100 को वॉस पढ़ेगा, डेड को बैड पढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, पठन संबंधी विकार है, जिसको हम डिस्लेक्सिया कहते हैं आम भाषा में। याद कीजिए वो कौन, तारे जमीन पर का ईशान अवस्थी वाला बच्चा, वो पढ़ता कैसे, याद करो वो सीन एक बार। मैं यहाँ चला के नहीं दिखा सकती, कॉपीराइट आ जाएगा, अदरवाइज दिखाती, आप वीडियो देखिएगा जाके, ठीक। ऑटिज्म वाला बच्चा है, ज्यादा घुलेगा मिलेगा नहीं, बार बार सेम बिहेवियर रिपीट करेगा। लर्नेड हेल्पलेसनेस होती है, जब आप कई बार फेल हो जाएं तो आपको लगता है कि अब आप पास नहीं हो सकते जीवन में कभी किसी भी क्षेत्र में। एडीएचडी है कि बच्चा एक जगह पे अपनी अटेंशन टिका के नहीं रख पाता। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पढ़ने के संबंध में जो समस्या है वो डिस्लेक्सिया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। बिंदु इज वेरी एंथुजियास्टिक टू डू प्रोजेक्ट्स ऑन हर ओन। बिंदु एक बच्ची है, उसको खुद से प्रोजेक्ट्स करना बड़ा पसंद है। शी कम्स अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस। बस मिल गया आंसर हमें। ओरिजिनल यानी मौलिक, डाइवर्जेंट यानी अपसारी। तो मौलिक एवं
अभिसारी लिखा हुआ है महान लोगों ने, ये आपके पेपर में गड़बड़ें हुई हैं। अगर आपने इंग्लिश में नहीं पढ़ा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि मौलिक देख के आपको समझ आना चाहिए कि मौलिक और अभिसारी कभी साथ में नहीं आते, ठीक है ना, यानी डिफरेंट दिशाओं में, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सिंपल क्रिएटिविटी का। 84% लोग सही उत्तर दे रहे हैं क्रिएटिविटी का। ईगोसेंट्रिक, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कॉग्निटिव डिले, नथिंग। रचनात्मकता, कुछ नया करने की क्षमता, कुछ ओरिजिनल यानी कुछ मौलिक यानी कुछ नोवल करने की क्षमता, कुछ डिफरेंट करने की क्षमता, डाइवर्जेंट थिंकिंग की क्षमता। अच्छा, जेपी गिलफर्ड कह रहे हैं कि, या टर्मन ने भी कहा है कि जो इंटेलिजेंस है, अगर आपकी इंटेलिजेंस हाई है तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जिसका आईक्यू हाई है वो हर हालत में क्रिएटिव ही होगा। लेकिन जो भी बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता है वो क्रिएटिव ही होगा, लेकिन जो भी क्रिएटिव है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग जरूर रखता होगा। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। रिपीट पर फिर से देखना। बी ऑप्शन, कुछ लोगों के ऊपर से टप्पा खा के निकल गई होगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आसान क्वेश्चन है बट मुश्किल बनाया गया है इसको, क्योंकि कॉम्बिनेशन वाले सवालों में आप फंस जाते हैं कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लर्निंग मटेरियल्स इज सूटेबल फॉर स्टूडेंट्स हु आर पार्शियली साइटेड, यानी वो बच्चे जो विजुअली चैलेंज है, यानी पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, आंशिक दृष्टि वाले हैं, आंशिक रूप से देख पाते हैं, 100% दृष्टि उनकी क्लियर नहीं है। उस केस में क्या आंसर जो है वो सही होगा? बताइएगा एक बार टप्पा खा के। हाँ हाँ हाँ, ये देखो कुछ लोग तो, हाँ वही मैंने कहा, लेकिन इंग्लिश में जो लिखा होता है उसको फाइनल मानना है आपको। दीदी आपकी कृपा से टेट और सीटेट पास हूँ, आपको सहृदय आभार से धन्यवाद। आंसू आ जाएंगे आज तो मेरे, इतने सुपर चैट में इतनी प्यारी प्यारी बातें आप लोग कहते हैं ना। अनूप यादव धन्यवाद। देखिएगा, अगर हम बात करें किसकी, तो पहला ऑप्शन है बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें। हाँ भैया, जिस बच्चे को देखने में दिक्कत है तो उसके लिए आप बड़े प्रिंट में, भाई आप आईसाइट टेस्ट भी कराने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब आपको, अगर आपकी नजरें, दृष्टि वीक है तो क्या होगा, वो बड़े अक्षर तो आपको पढ़ने में आ जाते हैं, छोटे छोटे नहीं पढ़ पाते। तो जिसकी मान लीजिए पार्शियली साइटेड है, पूरी तरह से नहीं देख पा रहा, तो बड़े प्रिंट की बुक्स तो समझ में आ जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ब्लाइंड है, तो ये बात तो सही है। 3 डायमेंशनल वेज एंड चार्ट्स, यानी 3 डायमेंशनल यानी त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट। त्रिआयाम में क्या होगा, वो टच और फील करके पता लगा लेगा कि कहां पे कौन सी साइड है, तो ये भी सही है, और वो कॉन्क्रीट भी है। स्मॉल प्रिंट वर्कशीट्स तो दुश्मन है, जिस बच्चे को देखने में समस्या है उसके लिए छोटी छोटी चीजें या लेटर्स या असाइनमेंट थोड़े ना देंगे, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। मतलब आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना था, आपने घटा दिया। सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू स्पीच, ये भी बात सही है। अगर देखने में दिक्कत है तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो लिखी हुई, मान लीजिए कोई बहुत ही फाइन लेटर्स में लिखा हुआ है, बहुत छोटे अक्षरों में, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो उसको पढ़ के सुना दे बच्चे को, ताकि देखने में दिक्कत है लेकिन सुन पाए, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। लेकिन ये स्मॉल प्रिंट वाला खराब था, तो जहां पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ की बात हुई होगी वो सही है। अगर आप इसको हटाना चाहें तो ऐसे भी हटा सकते हैं, जहां पे भी थर्ड है वो आंसर नहीं होगा, जहां पे भी थर्ड है वो आंसर नहीं होगा, ये एलिमिनेट कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है 3 ऑप्शंस। तो आंसर क्या है, यही है ऑप्शन तो असली, ठीक, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ठीक, क्योंकि हमें पता है कि तीसरा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बाकी 3 को लेके श्योर नहीं है और आपको पता है ये तो नहीं होगा, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन जहां जहां है उसको हटा लीजिए, जो बच जाए वो है आंसर, ठीक। कई केसेस में क्या होता है, 2 में हो सकता है वो ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिएगा, जवाब दीजिएगा। देखिएगा, करते करते मोबाइल हैंग हो गया, कमेंट करते करते प्रीवियस ईयर कह रहे हैं। थैंक यू, अच्छा धन्यवाद जी। हिमांशी मैम फैंस, कितने क्यूट लोग हैं। पोल वाले भैया को बुलाओ, वो ज्यादा क्यूट हैं। हिमांशी वहां से कैसे दिख रहा है? अच्छा, हिमांशी मैम फैंस है, तो आपका तो कोई नाम हमें पता ही नहीं है कि आपका क्या नाम है? वहां से कैसे दिख रहा है कि वो ज्यादा क्यूट है कि दीदी ज्यादा क्यूट है? उनकी उम्र अलग है, उनकी क्यूटनेस अलग है ना। पोल वाली दीदी की क्यूटनेस अलग है, इनकी उम्र हो चुकी है, कह रही है मैं तो उम्र दराज हो गई हूं। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, बुलाएंगे उनको भी, बुलाएंगे आज, बुलाएंगे मतलब आज नहीं बुलाएंगे, किसी और दिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, यानी कौन सा एक प्रभावी तरीका नहीं है टू सपोर्ट चिल्ड्रंस लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी कि बच्चों के अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सा तरीका अच्छा नहीं माना जाएगा। पहला ऑप्शन है हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप कॉन्सेप्ट मैप्स, यानी संप्रत्यय बनाने में मदद करना। तो ये तो अच्छा तरीका होता है कि बच्चे को कॉम्प्रिहेंशन, उसकी समझ जो है, याद करने में, समझने में, चीजों को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट मैप से चीजों को विजुअली फ्लो चार्ट बना के डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे। टीचिंग स्टूडेंट्स द यूज ऑफ निमोनिक्स एंड चंकिंग, आपको याद होगा निमोनिक्स का प्रयोग हम लेट्स लर्न पे सबसे ज्यादा करते हैं, जीवन से भी ज्यादा। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मैंने आपको वाइगॉस्की के केस में बताया हुआ है SCL, तो ये निमोनिक है, ये शॉर्ट फंडे हैं।
निमोनिक क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज। ठीक, हमने चाइल्ड सेंटर्ड का बनाया हुआ है CCL, क्रिएटिव क्यूरियस लर्निंग की एबिलिटी। ठीक, पियाजे का बनाया हुआ है SPCF, ये निमोनिक है, शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिससे हम याद रख पाते हैं। चंकिंग क्या होता है, तोड़ दो उसको हिस्सों में। आपको 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर याद करना है तो आप 4-4 का ग्रुप बना लेते हैं, 4-4 और 3 का बना लेते हैं, कई लोग 2 का बना लेते हैं, वॉट एवर इट इज। ठीक, आस्किंग स्टूडेंट्स टू पैसिवली कॉपी द सॉल्यूशन, ये ही खराब है। पैसिवली, एक तो बच्चों को आपने निष्क्रिय कर दिया, ऊपर से आप कॉपी करा रहे हैं, इसको रट्टाफिकेशन कहेंगे। बच्चा जहां एक्टिव नहीं है वो बिल्कुल बच्चे के पक्ष में नहीं है वो उत्तर, और हमें वही चाहिए था जो सही ना हो बच्चे के लिए। नॉट पूछा था ना। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू सिट एंड लर्न विद पीयर्स, ये तो अच्छी बात है, एक दूसरे के साथ सीखेंगे। 84% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर, देखिएगा ये क्या कहता है भाई। 22 क्वेश्चन बताइएगा। Which of the following questions is related to procedural knowledge? Procedural मतलब प्रक्रियात्मक ज्ञान। भाई साइकिल चलानी है तो यहां पे स्टेप्स फॉलो होंगे, प्रोसीजर होगा कुछ। प्रोसीजर का मतलब है स्टेप्स हैं। कोई मैथमेटिक्स का सवाल अगर आपको करना है तो उसकी भी एक प्रोसेस होगी, स्टेप्स होंगे कुछ। ठीक है, सही है, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही खराब जोक मुझे याद आ रहा है बट मैं नहीं क्रैक करूंगी। मैं ये कहने वाली थी कि कल सैटरडे है और हमें एक सेमिनार में जाना है। बोलिए, हैं? एसी बंद कर दें? एसी बंद नहीं होगा यहाँ, हम रजाई ओढ़ लेंगे ऊपर से, लेकिन तुम्हें एसी की ठंड से जीने नहीं देंगे। थैंक यू, आपकी वजह से लास्ट सीटेट में 104 था। आपसे एक बार लाइफ में मिलना है, मुझे भी मिलना है जी आपसे रुचि, ताकि पैर छू सकूं। यार रुचि ऐसी बातें मत करो यार, आप घर पे रहो यार। इंस्पिरेशन मिली है, आई अंडरस्टैंड रुचि, मिलेंगे यार हम लोग, बट ऐसे गले लगने की बातें करते हैं, पैर वैर छूने की बातें नहीं करते। इतनी उम्र नहीं हुई है अभी हमारी। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कर लो आप, वो फाइनल ईयर वाला ही आप जयंत चूज करना, रिजल्ट कोई नहीं पूछता कब आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आप हो तो सेकंड ईयर में ही ना। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 22 की, ये कहता है प्रोसीजरल नॉलेज से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है, रिकॉल बेस्ड है, वन वर्ड आंसर है, आप बता देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब, ये भी आप रिकॉल बेस्ड है, इसमें कोई प्रोसीजर नहीं बताना। व्हाट इज द मेथड ऑफ एडिंग 3 डिजिट नंबर, हाँ इसमें अगर हम बात करें तो एक प्रोसीजर होगा, स्टेप्स फॉलो होंगे कि 3 डिजिट नंबर का अगर आपको सम करना है तो क्या मेथड है उसके। तो सी ऑप्शन तो सही लग रहा है, फिर भी डी ऑप्शन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन तो आपको अगेन रिकॉल बेस्ड है, इसमें कोई प्रोसीजर तो होता नहीं है डेफिनेशन में, ये तो जस्ट रिकॉल बेस्ड होगी। तो एक ही उत्तर सही है जिसको हम सी ऑप्शन कहेंगे कि स्टेप्स या प्रोसीजर की बात यही होगी। भाई साइकिल चलाने के लिए प्रोसीजर क्या है, 3 डिजिट का नंबर आपको ऐड करना है, क्या प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रपोजेस दैट एजुकेशन शुड बी, यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जहां बच्चा एक्टिव हो, डांस करता हो नजर आए, वैसी ही शिक्षा होनी चाहिए। यानी हर एक पॉलिसी ये कहती है बच्चे को रखो सक्रिय, वो क्या करे, सक्रिय रूप से ज्ञान का सृजन करे, एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। बेस्ट ऑप्शन, सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर। फोकस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस हम वैसे बहुत अच्छा मानते थे पुराने जमाने में, अभी ड्रिल एंड प्रैक्टिस को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। उसका रीजन है कि सिर्फ आप पैसिवली बार बार रिपीट कराते रहोगे तो जरूरी नहीं है कि उससे चीजें अच्छी हो जाएंगी। ड्रिल एंड प्रैक्टिस को माना जाता है एज इट इज सेम चीज आप बस रिपीट करा रहे हो, 10 बार लिखो एक चीज को, तो वो एक्टिव या अच्छा नहीं माना जाता। इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा यही होने वाला है, क्योंकि अन्वेषण यानी खोज करेगा, एक्सप्लोर करेगा अपने एनवायरनमेंट में, एक्टिव होगा, अपने दिमाग का प्रयोग करेगा। टेक्स्ट बुक और टीचर सेंटर्ड, लर्निंग फॉर एग्जाम्स, ये सब पैसिव है, सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा बी ऑप्शन में है, और यही कोई भी पॉलिसी बात करेगी आज के समय में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, और 5-6 सवाल हैं, फिर आप अपने घर जाएंगे और हम अपने घर जाएंगे, वो बात अलग है, हम सभी अपने अपने घर हैं, लेकिन ऐसे कहने में अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस मीनिंगफुल लर्निंग। भाई एक होती है रोट लर्निंग यानी रटना, और दूसरा होता है सार्थक अधिगम या अर्थपूर्ण अधिगम, जिसको हम मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। कौन सा सही है फटाफट से बताइएगा। लर्निंग इज लिमिटेड टू रिमेंबरिंग फैक्ट्स गिवन इन टेक्स्ट बुक्स, यानी अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्य को याद करने तक सीमित है। तो भाई मीनिंगफुल नहीं है ना, याद करना मतलब रट्टा लगाना, रोट। मीनिंगफुल में बच्चा एक्टिव मिलेगा आपको हमेशा। बी ऑप्शन है, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, हाँ मिल गया हमारा, क्या कहेंगे इसको, सही उत्तर।
ठीक, तो लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस दैट टेक्स इनटू अकाउंट द इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन लर्न आउटसाइड ऑफ स्कूल। कह सकते हैं कि एक ऐसी सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें हम उस चीज को भी काउंट करते हैं जो बच्चा स्कूल के बाहर सीख रहा है, क्योंकि लर्निंग ऐसा नहीं सिर्फ स्कूल में हो रही है। ठीक, सही है। लर्निंग इज मेजरेबल बाय यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पेपर पेंसिल टेस्ट। ऐसा नहीं है कि सारी लर्निंग जो भी बच्चे ने आज तक सीखा है आप पेन पेपर टेस्ट पे जांच लेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पेन पेपर टेस्ट के माध्यम से जांची भी नहीं जा सकती सटीक रूप से। इसमें बच्चा उतना एक्टिव नहीं है, पैसिव हो जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ स्टूडेंट शुड रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर ओनली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर से ही इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, भाई बच्चा अपनी मास मीडिया से, एनवायरमेंट से, बच्चों से, पीयर्स से, किसी से भी सीख सकता है, परिवार से, है ना। तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहीं पे मीनिंगफुल लर्निंग या बच्चा एक्चुअल में एक्टिव है, जो कि आप लोग कह भी रहे हैं सही। 96% लोग, कुछ ने चीटिंग कर ली होगी बाद में बताने के बाद। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। जवाब दी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव होते हैं। यस 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 रूपा, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो ये कहे सिर्फ बच्चा एक्टिव होगा। फिर तो टीचर को हटा ही देना, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है टीचर की। दोनों एक्टिव होंगे, दोनों मिलकर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, टीचर बच्चों को खाली बर्तन समझता था और उसमें ज्ञान भरता था। अभी दोनों मिलकर अपना अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसी को रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं कि एक दूसरे से सीख रहे हैं। देखिएगा, सेंट्रेशन, सीरिएशन और कंजर्वेशन, मैचुरेशन, ये सब कर देंगे। अभी मैराथन आने वाली है, आपके सेशन सब क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, प्रकार्यात्मक स्थिरता पूछा क्या है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग गेटिंग स्टक ऑन वन वे, यानी जब आप समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या पे अटक जाएं एक ही तरीके से, दूसरा तरीका आप सोच ही नहीं पा रहे उसको सॉल्व करने का। इसको फंक्शनल फिक्सनेस कहेंगे, रिस्पॉन्स सेट कहेंगे, एनालॉजिकल थिंकिंग कहेंगे, या मीन्स एंड एनालिसिस कहेंगे। मीन्स एंड एनालिसिस और एनालॉजिकल थिंकिंग तो हेल्पफुल है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। यहां पे प्रॉब्लम पूछिए कि कहां अटकेगा बच्चा, एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है। तो ये रिस्पॉन्स सेट है या फंक्शनल फिक्सनेस है। फंक्शनल फिक्सनेस जो है आपकी सोच से रिलेटेड ज्यादा होती है। रिस्पॉन्स सेट है कि आपने एक ही रिस्पॉन्स सेट कर लिया है, अब आपको सोचना भी नहीं है दोबारा। दोनों ही सही हो सकते थे, बट रिस्पॉन्स सेट जो है यहां ज्यादा बेहतर माना है इन लोगों ने। अदरवाइज दोनों ही सही थे, दोनों कोई नेगेटिव नहीं है। अगर हम बहुत ज्यादा डीप में ना जाएं तो दोनों ही चीजें ठीक हैं। अनुक्रिया समुच्चय कहते हैं कि रिस्पॉन्स आपका सेट है, आप हर बार कोई भी प्रॉब्लम आती है आप सेम तरीका ही यूज कर रहे हैं, बार बार स्टक हो जा रहे हैं उसी चीज पे, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स सेट है। फंक्शनल फिक्सनेस में फिर भी मेंटल प्रोसेसेस कई यूज होती हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन बेटर है यहां ए से। अदरवाइज प्रॉब्लम दोनों है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। आगे बढ़ेंगे, और ऑफिशियल भी आपका भी है, उसी के साथ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ना मैथ्स नहीं है, ये सब्जेक्ट सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है जो पेडागोजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो यहां इस तरह की समस्याएं कई बार आती हैं कि आपको दो आंसर सही मिल सकते हैं, लेकिन फिर अगेन हमें बोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स ऑन अ टास्क एंड टीचर फैसिलिटेट्स ईच ग्रुप, विच अप्रोच इज बीइंग फॉलोड इन दी क्लासरूम। यानी एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य करने पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम में उपयोग हो रहा है? यानी एक तो बात है कि बच्चे सीख रहे हैं ग्रुप में, अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, और यहां पर दूसरी बात क्या है, टीचर भी इन्वॉल्व है, यानी फैसिलिटेट कर रहे हैं लर्निंग को। टीचर फैसिलिटेटर कहां होता है? एनसीएफ भी कहता है। और कंस्ट्रक्टिविज्म एक चीज है, रचनावाद, जिसको पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों मानते हैं। मानते क्या है, वो इसी को बिलोंग करते हैं। तो एक तो बच्चा एक्टिव है और ग्रुप में सीख रहा है, मीनिंगफुल लर्निंग हो रही है। कंस्ट्रक्टिविस्ट बिहेवियरिस्ट तो सिर्फ आदत डलवा देंगे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। साइको एनालिटिक्स से कोई क्वेश्चन ऐसा चाहता नहीं है, फ्रॉइड से एक्सपोजिटरी होता है, दिमाग में भर दो। तो सिर्फ एक्टिव तो बच्चा बी ही ऑप्शन में है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, फिर हम समझेंगे क्या समस्या है। द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इन विच वन बिगिंस फ्रॉम द गोल एंड मूव्स बैक सीक्वेंशियली टू फिगर आउट सॉल्यूशंस इज कॉल्ड। यानी समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है। यानी आपके सामने एक समस्या है, आपको सीटेट क्लियर करना है, आपको D2+B KVS UPSC वॉट एवर इट इज, ये आपका गोल है कि आपको क्लियर करना है। अब आपने गोल से शुरू किया कि हाँ यार ये करना है, बट आप मूव्स बैक सीक्वेंशियली, अब आपने कुछ स्टेप्स निकाले हैं कि यार ये चीज इतने टाइम में करनी है, ये चीज इतने टाइम में करनी है, पहले ये हो जाएगा तो इसको रिवाइज करेंगे। यानी सीक्वेंशियली आप मूव बैक भी कर रहे हैं गोल से, लेकिन शुरुआत की थी। बताइए क्या कहेंगे इसको, बताइए। बैकवर्ड
वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी कहेंगे इसको। एनालॉजी तो समानता होती है, एल्गोरिथम निमोनिक वो अलग चीजें हो गई। वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी यानी आप गोल से पीछे के स्टेप्स पे आ रहे हैं, तो इसलिए बैकवर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सेकंड लास्ट। अगर हम बात करें तो व्हेन चिल्ड्रन मेक एरर्स, जब बच्चे गलतियां करते हैं, गलतियां सब करते हैं, ठीक, जब बच्चे त्रुटियां करते हैं, एरर्स होते हैं, तो पहले तो एरर्स कोई बुरी बात नहीं है, हमें ये समझना होगा जब हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। पिछली बार एग्जाम में 89 था, अभी डर लग रहा है कैसे तैयारी करें। शिखा इस बार नहीं रहेगा, थोड़े सिर्फ ऑनलाइन वाले पेपर निकाल करके सही उनको प्रैक्टिस कर लो और जो सेशन चल रहे हैं उसको देख लो। मैम आपका माइक बहुत अच्छा है, बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट के जैसे क्लियर वॉइस आती है पानी पीते हुए। ये हम इसको कॉम्प्लीमेंट समझें, है ना। जीवन तो ऐसा होता जा रहा है, खैर 28,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, 18,000 लोगों ने लाइक किया है ना। जीवन ऐसा होता जा रहा है आजकल कि समझ नहीं आता लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं या मजाक उड़ाते हैं। कह रही तो मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है, आगे से हम माइक बंद कर लेंगे। वैसे आजकल मैं करने लगी हूँ क्योंकि ये पानी पीते हुए बिल्कुल ऐसे ज़्यादा ही पर्सनल हो जाता है माइक। देखिएगा डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो क्या करें? दे शुड नॉट बी वैल्यूड इन द क्लासरूम, क्योंकि गलती की है ये तो बेकार बात है। दे शुड बी, गलती में आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी है, ये याद रखिएगा, ठीक। दे शुड बी आस्क्ड टू कीप रिपीटिंग द टास्क टिल द टाइम दे ओमिट दैट एरर। गलती करना जब तक नहीं छोड़ सकते, बस रिपीट कराते रहो, भैया समझाना भी तो पड़ेगा। दे शुड बी शिफ्टेड टू अ सेपरेट सेक्शन, उनको अलग थलग ही कर दो, नहीं। द टीचर शुड हैव डिस्कशंस, क्या होगा? परिचर्चा होगी, डिस्कशन होगा विद द चाइल्ड टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट चाइल्ड्स थिंकिंग, यानी बच्चे की थिंकिंग को आप समझ पाएंगे किससे? उसकी गलती से। कि वो गलती कर रहा है तो वो किसी कॉन्सेप्ट को समझने में कहां दिक्कत उसको फेस करनी पड़ रही होगी, ठीक है जी। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन सही, बाकी सारे नेगेटिव हैं। गलती को लेके पॉजिटिव रहना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, हाउ कैन अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू रिमेन इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कैसे आप बच्चे को रख पाएंगे। इस बार इन्होंने बहुत फोकस किया है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, जो सेंटर है मोटिवेशन का, वो आंतरिक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन का बाहर होता है। यानी एक्सटर्नल मतलब बाहरी अभिप्रेरणा, उसके रीजंस बाहर होंगे, सैलरी, नेम, फेम, पैसा, व्हाटएवर इट इज, रिवॉर्ड, व्हाटएवर इट इज। इंट्रिंसिक में रीजन अंदर होता है, बाहर नहीं मिलेगा। अब मुझे सीखने में इंटरेस्ट है, इसका रीजन बाहर कहां से लेके आओगे कि मुझे बाहर कुछ चाहिए? ये सेशन लेने में इंटरेस्ट है, इसका रीजन कहां से निकालोगे बाहर? सेशन लेने के बाद क्या हो रहा है, आप लोग पसंद कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन को भी कि नहीं सीटेट पढ़ना है तो वहीं जाना है, लेट्स लर्न पे जाना है, कुछ भी हो जाए। तो ये क्या है? ये क्या कहेंगे, बाय प्रोडक्ट है। लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है कि मुझे अच्छा लगता है और आपको हेल्प होनी चाहिए। अब इसमें ये नहीं है कि एक्सटर्नल रीजन है, बाकी सारी चीजें एक्सटर्नल अपने आप हैं। फिर वो एक्सटर्नल रीजन क्या होगा? इतने लोग आएंगे तो सेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाय इंड्यूसिंग एंजाइटी एंड फियर, यानी दुश्चिंता और भय पैदा करने से तो आंतरिक अभिप्रेरणा कभी नहीं आएगी, एक्सटर्नल आएगी। इससे तो फेल हो जाओगे इसलिए पढ़ लो। बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट, इससे भी एक्सटर्नल मोटिवेशन आएगी क्योंकि रीजन बाहर है ना कुछ भी करने का। बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल मास्टरी गोल्स फॉर देमसेल्व्स, ये बात एकदम बेस्ट है कि आप बच्चे के लिए उसका व्यक्तिगत निपुणता किसमें उसकी हो सकती है, मास्टरी गोल्स, कि वो मास्टर बन जाए, उस टॉपिक को इतने अच्छे से समझ पाए कि दूसरों को भी समझा दे। अब इसमें रीजन बाहर नहीं है। बाय ऑफरिंग टेंजिबल रिवॉर्ड्स, ये तो एक्सटर्नल हो गया, तो सी ऑप्शन सही है अगर आप आंतरिक रूप से बच्चे को अभिप्रेरित रखना चाहते हैं। आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ये कहता है स्टूडेंट्स एबिलिटी टू प्लान, मॉनिटर, इवेल्युएट, मॉडिफाई हर ओन लर्निंग इज नोन एज। बताइएगा, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता। यानी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, आपने एक प्लान बनाया, एक 30 दिन का, चलो एक स्ट्रेटेजी भी तो आपके साथ शेयर करनी है ना, किन चीजों को पढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है अभी इस टाइम पे, अंतिम समय पे, उस पर भी आएंगे। प्लान से याद आया, क्या आप सारे साइंटिस्ट की अलग से प्लेलिस्ट बना सकते हो क्या अपने चैनल पर प्लीज? बाकी तो सब ठीक है। मैंने कराई हुई है ज्यादातर थियरीज, थोड़ी पुरानी है बट कराई हुई हैं, और साइकोलॉजिस्ट वगैरह तो कराए हुए हैं। बट आप अगर ये चाह रहे हैं किसने कौन सी थियरी दी है तो वो भी कर लेंगे डिस्कस, डोंट वरी, अगर ऐसा आप चाह रहे हैं तो। देखिएगा, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, फिर जो पढ़ाई आपकी चल रही है उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं कि इतने टॉपिक्स तो हो गए और इतने अभी होने बाकी हैं, ठीक है। इवेल्युएट कर रहे हैं, जब आप यहाँ ये 30 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप अपने आप को मूल्यांकन कर रहे हैं, या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कहीं टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आप पता कर रहे हैं कि आप कितना जानते हैं। और जब जरूरत पड़ रही है इसमें, अगर चेंजेस की जरूरत है तो आप मॉडिफाई भी कर रहे हैं या रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं मॉनिटरिंग में।
तो इसको मेटा कॉग्निशन कहते हैं, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जो आपने सोचा है कि पेपर क्लियर करना है, उसके भी आगे आप 4 स्टेप सोच चुके हैं कि इसको कैसे प्लान करूंगा, मॉनिटर करूंगा, इवेल्युएट करूंगा, कंट्रोल करूंगा, मैनेज करूंगा, मॉडिफाई करूंगा। इसी को मेटा कॉग्निशन कहते हैं। मेटा मतलब संज्ञान के परे, थिंकिंग के भी परे। तो डी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। ये करियर व्हील पर बैचेस में अभी भी एडमिशन लाइव है विद डिस्काउंट। तो और इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, तो जिन लोगों को पर्टिकुलरली कुछ सब्जेक्ट में या कुछ जगह पे ही दिक्कत है तो वो डायरेक्ट भी उन रिकॉर्डेड क्लासेस को भी देख सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री है, कुछ 30 सेट हैं आई थिंक, और मॉक टेस्ट, ऑफलाइन क्लासेस, ये सब है ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। पिछले 2-3 पीडीएफ जो है वो पेंडिंग है, और आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप कॉमेंट करके अभी के अभी बता के जाएंगे, या जब भी आप ये सेशन देख रहे हैं तब बता करके जाएंगे।